लास्ट टाइम हमने बात की थी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस किस रूट से हम ड्रग को देंगे तो कैसे कैसे औषधियों का जो है वो गुणक्रम फलित होता है। सबलिंगुअल क्या है, इंट्रावीनस क्या है, इंट्राओसियस क्या है, उन सब के बारे में हमने बात की थी। फिर हमने कुछ टेस्ट के बारे में बात की थी, रोथरा टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, हेज टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, लंबर पंचर के बारे में बात की थी। और अब हम चलो बात करते हैं, आइए आज का भी टॉपिक जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 18, टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। रोगी का जो परीक्षण करते हैं उसमें क्या क्या टेक्निक होती है परीक्षण करने के लिए। जैसे कि जनरल मैं आपको बात करता हूं, जैसे मान लो किसी रोगी का उदर का परीक्षण करना है, एब्डोमिन का एग्जामिनेशन करना है, उदर का परीक्षण या एब्डोमिनल जब हम परीक्षण करते हैं, एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, उससे बात को समझेंगे। तो उसके अंदर क्या क्या सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आता है या कई बार पूछ लेते हैं कि रोगी के अंदर जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो आइए, सबसे पहले है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है केवल देखना, कुछ नहीं करना है, केवल देखने को बोलते हैं इंस्पेक्ट करना या इंस्पेक्शन। जैसे मान लो एक पेशेंट आया, वो बोल रहा है साहब मेरे को वॉमिटिंग हो रही है और कई दिनों से जो है वो मल की जो है वो गति अवरुद्ध हो रखी है या मल जो है वो अवरुद्ध है। तो सिर्फ उसके एब्डोमेन को देखना, उसको लेटाइए, लेटाने के बाद में उसके पैर को फोल्ड करिए और उसके एब्डोमेन को देखिए कि उसके एब्डोमेन में, एब्डोमेन या उसके जो उदर है उसके ऊपर कोई गति तो नहीं दिख रही है, कोई मूवमेंट तो एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है, या कोई सर्जिकल मार्क तो नहीं है, या पास्ट में कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं उस पेशेंट की, या उसका एब्डोमेन जो है वो फूला तो नहीं लग रहा है, या एब्डोमेन उसका सिकड़ा तो नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के देखने को बोलते हैं इंस्पेक्शन। और ये सबसे प्रथम क्रिया होती है एग्जामिनेशन करने की शारीरिक रोगी के अंदर, इंस्पेक्शन। ऐसे ही अगर छाती का करना है तो छाती को देखेंगे, छाती के अंदर उसकी क्या गति हो रही है छाती की वो देखेंगे, अगर उसकी कोई रेस्पिरेटरी या कोई श्वसन तंत्र से रिलेटेड अगर कोई उसकी व्याधि है तो अलग अलग जो है, जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है, उन ऑर्गन से रिलेटेड सिस्टमिक एग्जामिनेशन जब करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला आता है इंस्पेक्शन। इसमें केवल जो है वो देखा जाता है उस एब्डोमेन को, या अगर छाती में कोई रोग है तो छाती की गति को देखा जाता है। फिर आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है स्पर्शन परीक्षा। जैसे भागवत ने बताया था, आपको पता हो तो, दर्शन स्पर्शन प्रशन। तो देखो दर्शन जो है वो देख लो, मॉडर्न साइंस या आधुनिक तंत्र भी बोलता है दर्शन को क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन, अभी हमने जो बात की। फिर आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब है स्पर्श। दर्शन स्पर्श ये हमने बात की थी, भागवत भी बोलता है। तो सेकंड परीक्षा आती है मॉडर्न आधुनिक शास्त्र के अंदर, पाल्पेशन। पाल्पेट का मतलब होता है टच करके देखना, वहां के अंग प्रत्यंग को छू कर देखना। जैसे मान लो एक रोगी आ रहा है, वो बोल रहा साहब मेरे घुटनों में जो है वो लालिमा है और घुटनों के अंदर दर्द है और घुटनों के अंदर सूजन भी है। तो उसके घुटने को टच करके देखेंगे उसका तापमान कैसा है, उसके घुटने को या उसकी जो नी जॉइंट है, जानु संधि है, उसको हिला के देखेंगे कि उसके अंदर कितना दर्द है, उसके अंदर कितनी सूजन है, उसका आकार कितना बढ़ गया है, या पेट के अंदर लीवर कितना बढ़ गया है, स्प्लीन तिल्ली कितनी बढ़ गई है। वो देखकर छूकर को जिस टेस्ट को किया जाता है उसको बोलते हैं पाल्पेशन। ये दूसरी जो है वो परीक्षण है। तीसरा होता है परकशन। इसके अंदर थपथपाने वाली क्रिया आती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, चिकित्सक किसी पेट का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके ऊपर अंगुली रख के और दूसरे हाथ से उस अंगुली के ऊपर टैप करते हैं, अगर आपने देखा हो तो दबाते हैं, या उसको हल्के से उसके ऊपर प्रेशर करके उसको दबाते हैं ताकि पता लगे कि इसके नीचे जल जमा है, या इसके नीचे हवा है, या इसके नीचे ऑर्गन जो है वो क्या है, उसके नीचे ऑर्गन के अंदर हवा भर गई है, या उस ऑर्गन के अंदर जल भर गया है, या उस ऑर्गन के अंदर जो है वो ठोस, उस ऑर्गन जो है वो ठोस हो गया है। तो ऑर्गन को पता लगाने के लिए, ऑर्गन की स्थिति को देखने के लिए परकशन करते हैं। इसके अंदर जो थपथपाने की क्रिया होती है उसको परकशन कहते हैं। बोले तो हथेली को रखेंगे, उस हथेली के ऊपर दूसरे हाथ से उस अंगुली के ऊपर टैप करके देखेंगे, उससे पता लगता है कि नीचे वाले ऑर्गन में किस तरह का जो है वो इकट्ठी चीज हो रखी है। अगर वायु इकट्ठी होती है तो टिम्पेनिक नोट आता है। बोले तो टिम्पेनिक आवाज आती है, अंदर से एक तेज आवाज निकलती है, क्योंकि आपने सुना होगा कोई भी हॉलो स्ट्रक्चर हो, खोखला स्ट्रक्चर हो, तो उसके अंदर से वायु के कारण हवा जो है वो तेज आती है। और अगर उसको दबाया या आपने थपथपाया और उसके अंदर बिल्कुल
लो नोट आ रहा है, बिल्कुल लो आवाज आ रही है, इसका मतलब वहां पर नीचे जल भरा हुआ है। तो ये देखने से पता लग जाता है, थपथपाने से, कि उस व्यक्ति में क्या रोग हो सकता है। चौथा होता है आस्कल्टेशन, श्रवण परीक्षा। इसके अंदर आला लगा के, स्टेथोस्कोप लगा के, कान के अंदर वो स्टेथोस्कोप की नली लगा के, और उसके बाद में देखा जाता है कि उसका हार्ट की साउंड कितनी है, उसके पेट की गुड़गुड़ाहट कितनी है, उसकी छाती के अंदर कोई एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रही, फेफड़ों के अंदर। तो जो आला लगा के, स्टेथोस्कोप लगा के चेक किया जाता है रोगी का पेट, रोगी की छाती, उसको बोलते हैं आस्कल्टेशन। इससे श्रवण परीक्षा कहते हैं। तो ये मुख्य 4 परीक्षाएं होती है जो कि किया जाता है टेस्ट के अंदर। अब आइए नीचे, और इसके अंदर देखो, इसी को अगर हम डिटेल में समझे या इसका क्रम समझे तो देखो एक बार, अगर आपको पेट का एग्जामिनेशन करना है, जैसा कि आपको मैंने बताया था एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करना मरीज का, तो सबसे पहले उसको लेटाना है, उसके पैर को फोल्ड करना है, उसके बाद में उसके सबसे पहले इंस्पेक्शन परीक्षा होती है। कुछ नहीं, सिर्फ देखो उसके पेट को, उसकी गति कैसी है, पेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, पेट में उभार कैसा है, उसकी नाभि की स्थिति क्या है, उसका पेट फूला है, कहां से फूला है, वाम से फूला है, दक्षिण से फूला है, नाभि उसकी बाहर है, नाभि उसकी अंदर है, कोई चीरा तो नहीं लगा है, ये आपको उसको देखना है। देख लिया, उसके बाद में आस्कल्टेशन जनरली किया जाता है। क्यों, कोई बता सकता है थपथपाने से पहले आस्कल्टेशन क्यों किया? आस्कल्टेशन परीक्षा क्यों करेंगे, पहले थपथपाए क्यों नहीं, पेट को क्यों नहीं थपथपाया? पहले हम परकशन भी कर सकते थे या पाल्पेशन भी कर सकते थे, आस्कल्टेशन क्यों किया? कोई समझा पाएगा? प्रैक्टिस सब पेट में से कैसी आवाज आ रही है वो पता लगाने के लिए, उसके बाद में थपथपाएंगे तो पता चलेगा। हाँ देखिए, इसमें होता क्या है, अगर आपने पहले थपथपा दिया तो नॉर्मल पेट की आवाज जो नहीं आ रही थी वो भी एब्डोमेन की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। तो कई बार जो है वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। इसलिए बिल्कुल जब पेट साइलेंट है तब आप पेट की आवाज को सुनिए, वो सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देगा। नहीं तो आपने थपथपा दिया, दबा दिया, प्रेस कर दिया, मोड़ दिया, उससे क्या होता है, एब्डोमेन एक्टिव हो जाता है। और एब्डोमेन एक्टिव अगर हो गया तो कई बार जो है वो आला लगा के जब पेट की आवाज सुनोगे तो कई बार वो आवाज बढ़ी हुई मिल सकती है, क्योंकि आपने पेट को एक्टिव, सक्रिय कर दिया थपथपा के। इसलिए जो है पहले आस्कल्टेशन किया जाता है। नॉर्मल रेस्टिंग जो है वो पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट की आवाज कितनी होती है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल एब्डोमिनल साउंड। और नॉर्मल एब्डोमिनल साउंड जो होती है वो 1 से 3 होती है प्रति मिनट, लिख लीजिए। नॉर्मल एब्डोमिनल साउंड 1 से 3 एब्डोमिनल। नॉर्मल एब्डोमेन के अंदर भी गुड़गुड़ाहट जो आपने सुनी होगी, पेट में गुड़ 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 जो आवाज आती है, वो 1 से 3 होती है प्रति मिनट। अगर ये गुड़गुड़ाहट ज्यादा है, अगर 3 से ज्यादा बार आंतों की आवाज अगर आपको आला लगाने पर आ रही है, ये नाभि के वाम साइड के ऊपर सुनते हैं, नाभि के जस्ट वाम साइड के ऊपर, ऊपर की तरफ। अगर ये 3 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आंत्र में कहीं ना कहीं अवरोध है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में एब्डोमिनल साउंड 3 से ज्यादा हो जाती है, आंत्र अवरोध। ठीक है, याद रखना है। तो आस्कल्टेशन कर दिया, फिर आपने छू लिया उसको, परकशन, और लास्ट के अंदर पाल्पेशन करके चेक कर लिया। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा क्रम याद रखना है। फिर होता है पल्स प्रेशर, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर से डायस्टोलिक को माइनस कर दूंगा तो पल्स प्रेशर आ जाता है। ये नॉर्मल 40 होता है, लिख लो नॉर्मल 40, 40 mmHg, 40 mmHg। कैसे? ऊपर वाला ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, एक वयस्क वयस्क का, अडल्ट का ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120, 120, नीचे वाला कितना होता है 80। 120 माइनस 80 कितना होता है? 40। 40। तो क्वेश्चन आएगा पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या होता है, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। 100 स्टार मार्क करना, हजारों एग्जाम में पूछा गया है।
पल्स प्रेशर का मतलब है सिस्टोलिक बीपी में से जब मैं डायस्टोलिक को माइनस कर दूंगा, 120 माइनस 80 तो 40 होता है पल्स प्रेशर। ये डिनोट करता है पल्स का प्रेशर कितना है, 40। याद रखना ये नॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये रेस्पिरेशन। माइक 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 बंद करिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन या श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र के अंदर क्या क्या होता है, टर्म्स या क्या क्या उसके अंदर जो आती है वो वर्ड होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। डिस्निया, डिस्निया का मतलब होता है कठिनाई से सांस लेना। डिस मतलब होता है कठिनाई, निया मतलब होता है श्वसन। कठिनाई से श्वसन लेना को बोलते हैं डिस्निया। ये टर्म कई बार पूछ लेते हैं। ब्रेडिप्निया, ब्रेडी का मतलब हमेशा कम होता है, कम। ब्रेडी जिसके आगे लग जाता है उसको बोलते हैं कम होना, औसत से कम होना। तो ब्रेडिप्निया बोल दे तो औसत श्वसन दर का कम होना। ब्रेडी कार्डिया बोल दे तो नॉर्मल हार्ट बीट का कम होना। ब्रेडी मतलब कम होना। तो श्वसन तंत्र का 12 प्रति मिनट गति से कम को ब्रेडिप्निया बोलते हैं। नॉर्मल श्वसन दर होता है 12 से 16। 16 से अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ट्रेकिपनिया। ट्रेकिपनिया चौथा पॉइंट लिखा है, देखो चौथा पॉइंट। ट्रेकी का मतलब होता है स्पीड, फास्ट। अगर मैं बोलूं ट्रेकी कार्डिया मतलब आपकी हार्ट रेट 100 से ऊपर चल रही है तो उसको बोलते हैं ट्रेकी कार्डिया। और ट्रेकिपनिया बोले, इपनिया मतलब होता है श्वसन दर। ट्रेकी मतलब तेज, तेज श्वसन दर को बोलते हैं ट्रेकिपनिया। एपनिया मतलब होता है श्वास का रुक जाना। ए मतलब होता है एब्सेंस, ए जिसके आगे लग जाए एपनिया। ए का मतलब होता है श्वसन रुक गया। तो एपनिया का मतलब होता है 20 सेकंड से ज्यादा श्वसन रुक जाए उसको एपनिया बोलते हैं। तो डिस्निया मतलब है कृच्छता से श्वास लेना। ब्रेडी हमेशा कम के लिए, ट्रेकी हमेशा ज्यादा के लिए, ए हमेशा 0 के लिए। एजूस्पर्मिया मतलब शुक्र का 0 होना। ए गस्टेटिया टेस्ट का खत्म हो जाना। ए फोनिया सुनना खत्म हो जाना। जिसके आगे ए लग गया, ए का मतलब है मामला 0 हो गया, ठीक है। ट्रेकी जिसके आगे लग गया मामला बढ़ गया। ब्रेडी जिसके आगे लग गया मामला कम हो गया। और डिस जिसके आगे लग गया मतलब दर्द के साथ। डिसएमिनोरिया कृच्छारता हो। डिस मतलब कृच्छता, दर्द के साथ। सटीक तापमान को नापना, हमने कई बार बात की है, रेक्टल रूट से सटीक तापमान आता है क्योंकि ये बिल्कुल बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नापता है, इसलिए सटीक टेम्परेचर रेक्टल रूट से आता है। सबसे सटीक पल्स एपिकल पल्स, ये हमने बात की थी, एपिकल साइड से आती है, हमने सब बात कर ली है। ये क्वेश्चन एक बार आया था, बेड क्रेडल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। बेड क्रेडल, इसमें करते क्या है, ये एक उपकरण है जिसका उपयोग बिस्तर के कपड़ों के वजन को हटाने और सहारा देने के लिए किया जाता है। जले हुए व्यक्तियों के अंदर या बर्न पेशेंट में यह किया जाता है। होता क्या है, जो बर्न पेशेंट होते हैं जिसकी चमड़ी जल जाती है उसको डायरेक्ट चादर नहीं लपेट सकते। अब भैया जिसकी बॉडी के अंदर चमड़ी जल गई है तो डायरेक्ट चादर लपेटोगे तो उसके ऊपर इंफेक्शन हो सकता है। तो बेड के ऊपर क्या करते हैं, एक जाली लगा देते हैं, क्रॉस बोले तो जाली की तरह उसको उठा देते हैं और उस जाली के अंदर उस पेशेंट के पैर को रख देते हैं और ऊपर उस जाली के चादर रख देते हैं, जिसको बोलते हैं बेड क्रेडल। समझ मारी बात। पेशेंट को तो सुला दिया बेड के ऊपर, फिर उसके पैर से लेके जो उसका कटी है, उस कटी प्रदेश हिप तक, हिप तक क्या करेंगे, एक उठाकर एक सिकंजा टाइप रख देंगे, उसके ऊपर चादर को रख देंगे जिससे उससे प्रोटेक्शन भी हो, उसकी ऊर्जा का जो है वो ज्यादा लॉस भी ना हो और इन्फेक्शन भी ना फैले डायरेक्ट चादर उसके बेड के ऊपर उसके शरीर पर रखने से। तो क्वेश्चन पूछते हैं, बेड क्रेडल का उपयोग जनरली जले हुए या बर्न के मरीजों में किया जाता है। सैंड बैग, सैंड बैग क्या होता है, कि मिट्टी का थैला होता है जिसको लटका दिया जाता है हड्डियों के फ्रैक्चर के अंदर, ये काम में आता है। जिस व्यक्ति की हड्डी का फ्रैक्चर हो गया है तो उस हड्डी को क्या है, बिना हिलाए डुलाए लटकाना पड़ता है। तो उसके पैर को बिल्कुल सीधा रखा जाए और उसके पैर से क्या करते हैं, पुली टाइप पुली होती है, उस पुली को करके और उसके पैर से खींच के एक सैंड बैग को लटका दिया जाता है जो नीचे की तरफ ग्रेविटी का पुल करेगा और उसके पैर को सीधा रखता है। तो सैंड बैग का प्रयोग
जो है वो ऐसी जगह किया जाता है जहां पर उस अवयव को हिलाना डुलाना ना पड़े, और वो एक ही होती है फ्रैक्चर। तो सैंड बैग का उपयोग फ्रैक्चर के अंदर करते हैं, जो लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर होता है, जैसे टिबिया फ्रैक्चर, फिबुला फ्रैक्चर, फीमर फ्रैक्चर, उन फ्रैक्चर्स के अंदर क्या करते हैं, सैंड बैग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रक्त का सामान्य पीएच। ये तो नॉर्मल है, ये और सही कई जगह पूछा भी गया है, इसको गोला मारी। नॉर्मल ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45, हल्का सा क्षारीय होता है। 7 से कम होता है अम्लीय, 7 होता है उदासीन, और 7 के ऊपर होता है क्षारीय। तो ब्लड हल्का सा क्षारीय होता है। 7.35 से 7.45 इसका पीएच होता है। पीएच मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को पीएच बोलते हैं। तो पीएच होता है उसके क्षारीयता अम्लता का मापन। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। नेजल कैनुला के माध्यम से अगर ऑक्सीजन देना है तो 1 से 6 लीटर प्रति मिनट दिया जाता है। जो नाक के अंदर होता है, आपने देखा होगा, पेशेंट के डायरेक्ट नाक के अंदर ट्यूब डाल के ऑक्सीजन दिया जाता है। एक होता है नेजोफेरिंजियल, नेजोफेरिंजियल ऑक्सीजन अगर देना है तो वो भी उतना ही देना है। लेकिन अगर मास्क से ऑक्सीजन देना है तो थोड़ा ज्यादा देना है, क्योंकि मास्क से ऑक्सीजन का लॉस ज्यादा होता है। नेजोफेरिंजियल डायरेक्ट ऑक्सीजन डालता है फेफड़ों के अंदर या फेफड़ों के रस्ते के अंदर। नासा के अंदर डालोगे नेजल कैनुला, वो भी डायरेक्ट जो है वो ट्रेकिया के अंदर जो है वो डालता है एयर को। लेकिन मास्क से क्या होता है, ऑक्सीजन लीक हो सकती है। लीक होती है, इसलिए 5 से 8 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन को चलाते हैं मास्क के अंदर, ताकि वही गति से ऑक्सीजन पहुंच पाए। ज्यादा हम देंगे क्योंकि मास्क से ऑक्सीजन लीक होता है। कोई नहीं पूछेगा, नॉर्मल है, थोड़ा मोटा मोटा याद रखो। इलेक्ट्रोलाइट याद रखना है। क्वेश्चन पूछेंगे नॉर्मल पोटेशियम कितना होता है ब्लड में, सोडियम कितना होता है, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फेट। मोटा मोटा इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, और याद रखो 3 चीज, बाकी भी पूछ सकते हैं लेकिन शुरू के 3 इंपॉर्टेंट है। सोडियम 135 से 145 होता है मिलीमोल्स पर लीटर। पोटेशियम बहुत कम होता है, बहुत कम, इसका जो गैप देखिए, इसका गैप बहुत कम है, 3.6 से 5.5। कितना कम गैप है देखो। इसको बोलते हैं पोटेशियम की नॉर्मल दर, या पोटेशियम का नॉर्मल जो है वो रेशियो बॉडी ब्लड के अंदर। कैल्शियम 8.8 से 10.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। क्लोराइड 97 से 105। मैग्नीशियम याद नहीं हो चलेगा, कोई भारी काम नहीं है, 1.5 से 2.6। और फॉस्फेट जो होता है वो 3.4 से 4.5। अगर पोटेशियम या सोडियम 135 से कम हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। सोडियम का नाम है नेट्रिया, नेट्रिया, सोडियम को बोलते हैं नेट्रिया से, नेट्रिया। तो सोडियम को बोलते हैं नेट्रिया और पोटेशियम को बोलते हैं केलिनिया। अगर पोटेशियम ब्लड के अंदर 5.5 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपर कैलीमिया। पोटेशियम के लिए शब्द आता है कैलीमिया, KALEMIA। और सोडियम के लिए शब्द आता है नेट्रीमिया, NATRIUMIA, नेट्रीमिया। अगर हाइप कम है तो हाइपो, ज्यादा है तो हाइपर। तो अगर पोटेशियम बॉडी के अंदर 5.5 से ज्यादा है तो हाइपर कैलीमिया कहलाता है। पोटेशियम अगर 3.6 से कम है तो हाइपोकेलीमिया कहलाता है। सोडियम 135 से कम है, हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है। सोडियम 145 से ज्यादा है, हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। कैल्शियम अगर 8.5 से कम है, हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। अगर कैल्शियम 10.7 से ज्यादा है, हाइपरकैल्सीमिया कहलाता है। क्लोराइड अगर कम है, हाइपोक्लोरिडेमिया और हाइपर क्लोरिडेमिया। तो इस प्रकार से इसके नाम है। तो कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है, रक्त के अंदर, तुम मुझे बताओगे उत्तर,
रक्त के अंदर सामान्य पोटेशियम 3.6 से कम होने पर क्या कहलाता है? ए हाइपोनेट्रीमिया, बी हाइपोकैलीमिया, सी हाइपोकैल्सीमिया, डी नन। हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलीमिया पोटेशियम के लिए, ए। कैलीमिया, हाँ पोटेशियम के लिए कैलीमिया, सोडियम के लिए नेट्रीमिया। याद रखना, ठीक है, ये टर्म को याद रखना। नेक्स्ट आइए, नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कई बार बात कर चुके हैं, 10 से 12 सेकंड, 14 भी है, ठीक है, 10 से 14 सेकंड है, सेकंड याद रखना, मिनट मत कर देना। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये क्या होता है? रक्त के का जमने की क्षमता होती है बॉडी के अंदर। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन बनने में लगने वाला समय, चोट लगी और चोट लगते ही 12 सेकंड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन बन जाता है, जो कि ब्लड के थक्के जमाने में हेल्पफुल होता है। 100 स्टार इंपॉर्टेंट है। और यही एक सूचक है लिवर डिजीज का। अगर किसी को लिवर का रोग हुआ है, उसके अंदर पहला ये टेस्ट करा के देखते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर ये 14 सेकंड से ज्यादा है, इसका मतलब लिवर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लिवर के अंदर ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, माइक ऑफ करिए, वो लिवर के अंदर ही बनते हैं, लिवर के अंदर। इसलिए इस टेस्ट को करा के देखा जाता है। अगर ये 20, 25, 30, 35, 40 सेकंड है, इसका मतलब लिवर काम नहीं कर रहा है। पिन पॉइंट सूचक है लिवर डिजीज का प्रोथ्रोम्बिन टाइम। रक्त के अंदर सामान्य एल्ब्यूमिन जो होता है, पहली बात तो ये याद रखिए, एल्ब्यूमिन जो होता है वो प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन जो होता है वो भी प्रोटीन होता है। तो टोटल प्रोटीन बॉडी के अंदर 6 से 7 ग्राम होता है, पहली चीज। उसके अंदर एल्ब्यूमिन जो होता है वो 3.5 से 5 ग्राम है। ये मिलीग्राम को काट के ग्राम पर डेसीलीटर, एम को काट दीजिए, ग्राम, 3.5 से 5 ग्राम पर डेसीलीटर। टोटल प्रोटीन 6 से 7 ग्राम होता है, उसमें से एल्ब्यूमिन 3.5 से 5 ग्राम होता है, याद रखना है। और सोजन के लिए बॉडी में यही उत्तरदायी होता है। अगर बॉडी के अंदर लिवर डिजीज होती है तो ये प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है और बॉडी के अंदर सूजन को इकट्ठी कर देता है। टोटल बिलिरुबिन बॉडी के अंदर, नॉर्मल बिलिरुबिन जो होता है, नॉर्मल बिलिरुबिन या टोटल बिलिरुबिन बोलो, एक ही बात है, इसको टोटल भी बोल सकते हो साइड में, टोटल नॉर्मल एक ही बात है, 0.3 से 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर 1.2 से ज्यादा हो गया बिलिरुबिन तो इसको बोलता है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। एक रोग होता है ये जिसमें पीलिया हो जाता है, बॉडी में कामला हो जाता है। सामान्य रक्त की शर्करा उपवास, फास्टिंग शुगर जो होती है वो 100 से कम होती है। 70 से 100 कर दीजिए इसको, 70 से 100, 70 से 100 याद रखना है। 70 से 100 जो होती है वो फास्टिंग ब्लड शुगर होती है। 70 से 100 से कम रहनी चाहिए फास्टिंग ब्लड शुगर। और अगर ये ब्लड शुगर 124 से ज्यादा है, लिख लीजिए साइड में, ग्रेटर देन 124, इसका मतलब है उस व्यक्ति को डायबिटीज हो गया। तो क्वेश्चन आता है, कितनी शर्करा के ऊपर उसको मधुमेह घोषित कर दोगे? क्या उत्तर करोगे? 124, और वो होना चाहिए खाली पेट, ठीक है, याद रखना है। तो ये ध्यान रखना, 70 से 100 और 124 के ऊपर मधुमेह। वयस्क के अंदर सामान्य जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 से 14 या 12 से कई बार 16 भी बोलते हैं, कई बार 16 भी आता है। तो 12 से 14 याद रखिए। 11 से 13 फीमेल के अंदर होता है, 12 से 14 मेल के अंदर होता है। 11 से 13 फीमेल, 12 से 14 मेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। और बच्चों के अंदर ये हीमोग्लोबिन 18 हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो। जी सर। बच्चों में ये ज्यादा होता है, बच्चों में ज्यादा होता है। धीरे 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 कम होके वयस्क के अंदर 12 से 14 बच जाता है ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन। मूत्र का विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, एक जो होती है वो जल की होती है, याद रखना। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जल की तुलना में सभी तरल की मानी गई है। इसका जो आधार होता है वो जल होता है। जल का जो है विशिष्ट गुरुत्व वो 1 होता है, 1।
और मूत्र थोड़ा सा जल से भारी होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर घुलनशील तत्व घुले होते हैं, कुछ सॉल्ट्स घुले होते हैं, कुछ लवण होते हैं मूत्र के अंदर, कुछ इसके अंदर क्या होता है, हल्का सा जो है वो ग्लूकोज होता है, या जनरली ग्लूकोज तो होता नहीं है, लेकिन कई बार ग्लूकोज जब आता है या लवण जो होते हैं वो जब थोड़ा सा मूत्र को भारी कर देते हैं, तो क्या होता है, मूत्र का स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है, विशिष्ट गुरुत्व जल से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर लवण घुले होते हैं। तो 1.01 थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, ये याद रखना है, मूत्र का स्पेसिफिक ग्रेविटी। ग्लास या क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है वो 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 से 42 डिग्री तक नापता है क्लिनिकल थर्मामीटर। नॉर्मल चीज है, कोई नहीं पूछेगा, मोटा मोटा याद रखो। अब टेम्परेचर मैंने आपको बात की थी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 98.4। हमेशा कम को हाइपो बोलते हैं, हमेशा ज्यादा को हाइपर बोलते हैं, हाइपर। और हमेशा ज्यादा से भी ज्यादा हो गया उसको बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। ये तो मामला और ही खतरनाक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, हाइपोथर्मिया का मतलब है 95 फ़ारेनहाइट से शरीर का टेम्परेचर कम हो गया, जिसमें बॉडी ठंडी पड़ जाती है, जिसमें 105 से ज्यादा हो गया। और जब 105 से भी ज्यादा बोले, तो इससे भी ज्यादा बोले तो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, तो उसको हाइपर पायरेक्सिया बोल देते हैं। तो कुल मिला के मोटा मोटा याद रखो, टेम्परेचर बॉडी का कम होना हाइपो, बॉडी में टेम्परेचर का ज्यादा होना हाइपर पायरेक्सिया या हाइपरथर्मिया कहलाता है। सर इतने में बच्चों सर तान आने लग जाती है। हाँ, वो फेब्राइल कन्वल्जन, वो रोग होता है। उसमें क्या होता है, एक रोग होता है ये फेब्राइल कन्वल्जन। अगर जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा चला जाता है तो नर्वस सिस्टम को वो एक बोले तो इफेक्ट करने लगता है, और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते ही न्यूरॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और हाइपर एक्टिव न्यूरॉन्स को ही क्या बोलते हैं, कन्वल्जन्स, या जिसको मिर्गी बोलते हैं। तो ये मिर्गी भी आती है जिसके अंदर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए, ब्रेन की नर्व को खतरा हो सकता है, इसलिए परमानेंट पैरालिसिस कर सकता है बच्चे के अंदर अगर टेम्परेचर शूट कर जाता है। बच्चों में तापमान की जांच करने के लिए एक्जिला जो है उसको काम में लिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टल थर्मामीटर की जांच के लिए थर्मामीटर में वयस्कों में 1.5 और बच्चों में 1 इंच जो है वो गुदा में डाला जाता है, और इससे जो है वो टेम्परेचर लिया जाता है, और लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर ही जो है उसको लेटाना चाहिए। और लेफ्ट लेटरल पोजीशन 3-4 जगह काम आई थी, हमने आपको बताया था। वस्ती देते समय भी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, गुदा का परीक्षण करते समय भी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और परीक्षण करते समय भी टेम्परेचर का लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पल्स को हमेशा 1 मिनट तक पूरा लेना चाहिए। कई बार हम 15 सेकंड लेके छोड़ देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, बोले तो 15 सेकंड ले लिया, 20 पल्स आई, तो उसको 4 से गुणा कर दिया तो 60 सेकंड हो गया। तो 60 सेकंड होती है, हम बोलते हैं 15 × 4 60 हो गया, बोले तो 15 × 4 60, नहीं, पूरी 1 मिनट तक लेना है। इससे क्या होता है, आपको उस पल्स का रिदम भी पता चलता है कि ये डिस्टर्ब्ड चल रही है, ये रेगुलर चल रही है, ये इरेगुलर चल रही है, ये कई बार टूट रही है, कई बार बढ़ रही है, कई बार कम हो रही है। वो पूरा पता आपको चलेगा जब आप 60 सेकंड तक पल्स को लेंगे। तो पल्स को हमेशा 60 सेकंड तक लेना चाहिए। अगर समय नहीं है या आपको गलती से आपको जल्दी करना है तो 15 सेकंड तक लेके उसको 4 से गुणा कर सकते हैं, वो इमरजेंसी कंडीशन है। पल्स प्रेशर ये मैंने बात कर ली, उसके अंदर से जब मैं सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक माइनस करूंगा तो पल्स प्रेशर आता है, जो कि 40 था, हमने ऊपर बात कर ली है। सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस कितने डिग्री पे देंगे हमने डिटेल में कल बात कर ली थी, इसको हम आगे चलेंगे। घाव को भरने का जबरदस्त विटामिन होता है विटामिन सी, याद रखना अच्छी तरह से। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड। और तुम मुझे बताओगे विटामिन सी जल में घुलनशील है या वसा में घुलनशील है? जल में सर। वाटर डिजोल्वेबल है। और वसा में घुलनशील ADEK, और अडेक, हाँ, ADEK जो है वो वसा घुलनशील है, बाकी सब जो है वो जल घुलनशील है, याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए फटाफट। स्कर्वी।
स्कर्वी, स्कर्वी। जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और एस्कॉर्बिक एसिड भी इसको बोलते हैं। घाव को भरने का विटामिन है, ये याद रखना। नींबू में ज्यादा ऊतकों की मरम्मत, हाँ, ऊतकों की मरम्मत करने के लिए जो उत्तरदायी तत्व होता है वो प्रोटीन होता है। आपको बताइए भैया, जितने भी ऊतक है उसका रिपेयरमेंट जो करता है वो प्रोटीन करता है, नॉर्मल चीज। एचआईवी संक्रमण में कौन सी कोशिकाएं जो है वो प्रभावित होती है, अच्छी तरह से याद रखना है। इसमें लिख दो अपने हाथों से, हेल्पर कोशिकाएं लिख लो, हेल्पर कोशिकाएं। इसमें एक हेल्पर सेल्स होती है, टी हेल्पर सेल्स लिख लो, हेल्पर कोशिका। बॉडी के अंदर हेल्पर सेल्स होती है। इसमें होता है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए। जिस बॉडी के अंदर एचआईवी चला जाता है ब्लड के मार्ग से, उसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। साइटोटॉक्सिक सेल्स, सप्रेसर सेल्स, हेल्पर सेल्स, किलर सेल्स, ये टी सेल्स के भेद है। तो हेल्पर सेल क्या करती है, हेल्पर सेल का काम होता है बॉडी के अंदर जो भी विजातीय तत्व आता है उसकी खबर देना किलर सेल्स को, कि तू चल और वहां पर उसको मारना शुरू कर। किलर सेल्स। अब भैया एचआईवी सबसे पहले हेल्पर सेल्स को ही मार देता है। अब वो किलर सेल को बता ही नहीं पाती है कि तेरे बॉडी के अंदर विजातीय तत्व आ गया है। तो जब किलर सेल उसको मारेगी नहीं तो एचआईवी अंदर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और पूरे बॉडी को रोग ग्रसित कर देता है। तो हेल्पर सेल्स को ये खत्म कर देता है, घुसते ही अंदर पहला काम ये करता है एचआईवी वायरस, ठीक है, हेल्पर कोशिकाओं को खत्म कर देता है, जिससे वो किलर कोशिकाओं को अपना सिग्नल देती नहीं है और किलर कोशिकाएं सोती रहती है और ये शरीर में बढ़ता रहता है। संक्रमण के दौरान कौन सा, कुछ पूछना सर, है, बोलिए बोलिए। सर अपने आयुर्वेद में क्या बोल सकते हैं इसको, एचआईवी को? आयुर्वेद में एचआईवी शब्द से कोई रोग आया नहीं है, लेकिन अगर इसको समझना है, बोलना है, तो औपसर्गिक रोग समझ सकते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, फैलने वाली डिजीज, औपसर्गिक रोग, जो कि विषाक्त खून से या निडल से फैलता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कोई इसका वर्णन नहीं आया है। संक्रामक या संक्रमण के दौरान कौन सा रक्त मान बढ़ जाता है? जनरली बॉडी के अंदर जो श्वेत रक्त कोशिकाएं है, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूको मतलब व्हाइट, साइट्स मतलब सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ये बॉडी में बढ़ जाते हैं किसी भी इन्फेक्शन में। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम ही है इन्फेक्शन में बढ़ के इन्फेक्शन को खत्म करना। ये मैंने कई बार बात कर चुका हूं। पश्च पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों बोले तो पश्च पिट्यूटरी से निकलते हैं। एडीएच जो है, एडीएच, इसको वैसोप्रेसिन ही बोलते हैं। एडीएच वैसोप्रेसिन का ही दूसरा नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का मतलब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन ही बोलते हैं। बोले तो मूत्र को रोकता है ये, एंटी डायूरेटिक, मूत्र को रोकता है, बॉडी में जल को बढ़ाता है। किस पोषक तत्वों में अधिक कैलोरी होती है? आप बताओ मेरे को। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? फैट। फैट फैट 9 किलो कैलोरी देता है फैट। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी। फैट सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अंदर। शरीर में ऊर्जा का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्रोत कौन सा है? वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सबसे तेज ऊर्जा, सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, 60%। नॉर्मल चीज है। अब इसको समझिए, ट्राइएज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 100 स्टार मार्क कर दो उसको, जबरदस्त। आप देखो इसके अंदर क्या है ये। कभी भी कोई भी, माइक ऑफ करिए, कभी भी कोई भी कैजुअलिटी घटती है, इमरजेंसी घटती है, मान लो चक्रवात आ गया, मान लो पत्थर गिर गए पर्वत से, उसके अंदर जो है वो जनमानस के अंदर दुर्घटना हुई, मान लो बाढ़ आ गई, उसको बोलते हैं इमरजेंसी, आपातकाल। अब भैया उसके अंदर मान लो हजारों लोग या बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए हैं। अब उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लगभग डेथ को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे भी रोग होते हैं, मतलब व्यक्ति होते हैं जो बहुत छोटी मोटी, जिसको घाव लगा है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई घाव नहीं लगा है, उठ के चल दिए।
और कुछ ऐसे हैं जिनको हाथ पैर टूट गए हैं। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है जिससे उन तक पहुंचना आसान हो जाए। मान लो एक 2-5 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर 100 आदमियों को बाढ़ से प्रभावित हो गए। अब तुरंत डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जाती है, उनके ऊपर एक पट्टियां बांध देती है या उनको अलग अलग एक कोड से दर्शा देती है, ये ब्लैक कोड है, ये ग्रीन कोड है, ये येलो कोड है, ये रेड कोड है। अब उसके अनुसार जो है उनको कार्य करने में हेल्प मिलती है। अब भैया जिसको जितनी नीड ज्यादा है उतने उसके पास में जो है रिसोर्सेज या जो है वो साधन पहुंचने चाहिए। अब पता चला जिसको नीड नहीं है उसको तो उठा के हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, और जिसको नीड है वो बेचारा करा रहा है, वहां पर पड़ा है। इससे मौत और बढ़ जाती है अगर हम उसको ट्राइएजिंग नहीं करेंगे। तो ट्राइएजिंग का मतलब है आपातकाल स्थिति में रोगियों को अलग अलग समूहों के अंदर बांट देना, उनके रोग की अवस्था के अनुसार या जो उसके बॉडी के अंदर जो चोटें लगी है उसके अनुसार। तो इसके अंदर देखो क्या क्या होती है, ट्राइजिंग क्या क्या करते हैं। पीला कलर क्या दर्शाता है, अर्जेंट सिचुएशन, आपातकाल को बताता है पीला, तुरंत एक्शन लो, तुरंत हॉस्पिटल में डालो। हरा बताता है ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, हरा सिग्नल है, नॉन अर्जेंट, इसको आधा घंटा 15 मिनट लेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक बताता है लगभग मृत हो चुका है या मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। ब्लैक मतलब है ब्लैक, काला, बचने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है या डेथ हो चुकी है। तो ये तीन चीज थोड़े से याद रखनी है, ब्लैक जो है, ग्रीन जो है और रेड जो है। रेड बताता है टॉप प्रायोरिटी, पीले से भी ज्यादा जो है वो टॉप प्रायोरिटी बताता है रेड। तो रेड का मतलब है अर्जेंट इमरजेंसी है, इसको तो तुरंत रेफर करो, रेड है भैया रेड। पीला है ये भी अर्जेंट है, ऐसी बात नहीं है लेकिन थोड़ा कम। ग्रीन कोई दिक्कत नहीं है, ग्रीन का तो सिग्नल क्या है, चलो चलते जाओ, तो ग्रीन वाला तो चल रहा है। और ब्लैक का मतलब है कहानी खत्म है। तो ब्लैक मतलब है डेथ, ग्रीन मतलब चले चलो, रेड का मतलब है गर्म है मामला, मामला गर्म है, और पीला है इसका मतलब थोड़ा सा कम गर्म मामला है, मतलब ये भी अर्जेंट है। तो क्वेश्चन आता है ट्राइएजिंग के अनुसार मृत शरीर को किस कलर से ज्ञापित करोगे, ए काला। रेड, बी येलो, सी ग्रीन, डी ब्लैक। ब्लैक 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 कलर से मृत को या प्राय मृत को आप ट्राइएजिंग कर सकते हैं। अच्छी तरह याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आजकल आते हैं, डबल स्टार मार्क करना। थेरेपेटिक रिलेशनशिप सबसे महत्वपूर्ण विश्वास का ट्रस्ट। थेरेपेटिक रिलेशनशिप, थेरेपेटिक मतलब होता है चिकित्सा, रिलेशनशिप मतलब होता है जोड़ या उससे आपके टर्म्स। तो थेरेपेटिक मतलब है डॉक्टर और रोगी के बीच के रिलेशन कैसे है, वो सबसे ज्यादा विश्वास के ऊपर ही आधारित होता है, नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आइए, अस्पताल से होने वाला इन्फेक्शन में सबसे आम इन्फेक्शन है मूत्र व संस्थान का इन्फेक्शन। और कौन सा बैक्टीरिया, यूटीआई, ई कोलाई। कौन, ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया बोले तो यूटीआई करता है। अस्पताल में यूरिन लगभग सब करते ही हैं, और यूरिन करते ही यूरिनल्स के द्वारा ये जो है वो फैल जाता है यूटीआई। किसी भी प्रक्रिया या उपचार के दौरान होने वाला संक्रमण आइट्रोजेनिक कहलाता है। शानदार। आइट्रोजेनिक का मतलब होता है चिकित्सक की गलती से होने वाला इन्फेक्शन। पेट काटा, पेट के अंदर रुई छोड़ दी, पेट का ऑपरेशन किया, पेट में कैंची छोड़ दी, उसको बोलता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। जो रोगी को चिकित्सक खुद दे दे या किसी भी प्रक्रिया उपचार के दौरान अगर वो गलती से फैला दे, उसको बोलता है आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। अस्पताल में क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने का सबसे प्रभावी है हाथ को धोना। क्रॉस का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान के अंदर जो इन्फेक्शन फैलता है उसको हाथ को धोने से बचा सकते हैं। एचआईवी पॉजिटिव मरीज के बिस्तरों को डिसइंफेक्शन, साफ सुथरा करने के लिए 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल का इस्तेमाल करना चाहिए और चादरों को 20 मिनट तक इसमें भिगोना चाहिए। थोड़ा सा याद रखो। वैसे एचआईवी का जो इन्फेक्शन होता है वो हवा के अंदर बैक्टीरिया आते, जो उसका वायरस आते ही मर जाता है। ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, जैसे टिटेनस का होता है।
इसलिए एचआईवी का बैक्टीरिया हवा के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो इसको और भी निष्क्रिय करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के अंदर जो है वो घोल दिया जाता है उनके बिस्तरों को, जिससे वो एचआईवी का बिस्तर भी ठीक हो जाए। बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट में मानव अपशिष्ट पदार्थों को या एनिमल वेस्ट को या जिसके अंदर आदमी के ऊतकों को काट के अगर कहीं पे आप डालते हो तो पीले डब्बे में डालना है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब मैं हाइजीन पढ़ा रहा था। डब्बों का जो वेस्ट मैनेजमेंट, वापस डाल दूंगा फोटो, ये तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, किस डब्बे में किस ऊतक को डालोगे, किस डब्बे के अंदर गीले कचरे को डालोगे, किस डब्बे के अंदर सिरिंज को डालोगे, वो एक डब्बों का वर्गीकरण मैं वापस डाल दूंगा। उसको अच्छी तरह से याद कर लेना। ये ट्राइएजिंग जो अभी हमने पढ़ा था, काला कलर जो है वो मृत्यु, लाल कलर जो है वो इमरजेंसी एक्यूट, वो, और ये डब्बे काले नीले पीले, ये डब्बे बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रख लेना। एक डब्बा मैंने याद करा दिया है, मनुष्य के ऊतकों के अंगों को पीले डब्बे के अंदर डाला जाता है। बाकी के डब्बे क्या है मैं आपको डिटेल में और डायग्राम से समझा दूंगा। नेक्स्ट आइए, नर्सिंग प्रोसेस के कुल 5 चरण होते हैं। असेसमेंट करना, रोग क्या है, डायग्नोसिस करना, रोग का निदान करना, प्लानिंग करना, क्या क्या दवा दे सकते हैं, कैसे इसको मैनेज करना है, इंप्लीमेंटेशन, उसको सक्रियता से एक्टिव करना, और लास्ट के अंदर इवेल्यूट करना कि हमारी दवा ने कितना काम किया है। 5 चरण होते हैं नर्सिंग की प्रोसेस के। सबसे पहले रोग को समझना से लेके रोग के दवा का रिजल्ट को देखना, एवेल्यूशन तक नर्सिंग प्रोसेस कहलाती है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, थ्रोम्बो मतलब होता है वेन्स, फ्लेबाइटिस का, थ्रोम्बो मतलब होता है ब्लड, और फ्लेबाइटिस का मतलब होता है वेन के अंदर इन्फ्लामेशन। अगर कैनुला जो हम डालते हैं, सुई लगाते हैं या निडल प्रिक करते हैं, वो अगर नसों के अंदर जो वेन्स होती है उसको चीर गया है, आर पार कर दिया है, या वेन्स के अंदर इन्फ्लामेशन कर दिया है, तो आपने देखा होगा कई बार जब हम कैनुला लगाते हैं तो उसके हाथ के आसपास लालिमा आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, सूजन आ जाती है, लाल हो जाता है। उसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। बोले तो वहां की नसों का इन्फ्लामेशन, सेल्फ जो है वो लिमिटिंग प्रोसेस से खुद ही ये सही हो जाता है। नहीं तो थ्रोम्बोफोब करके ट्यूब आती है, वो एक्यूट इसके अंदर आराम दे देती है। थ्रोम्बोफोब उसका नाम ही इसके नाम से बना है, थ्रोम्बोफोब ट्यूब को मार्केट में आती है। अगर किसी मरीज को आईवी फ्लूइड देते समय कैनुला ने अपनी जगह छोड़ दी है, या कैनुला धीरे धीरे जो है वो रक्त के अंदर नहीं जाके ऊतकों के अंदर चला गया, तो वहां पर लालिमा, दर्द और पीड़ा होती है, उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल नेचुरल, कई बार एक्सीडेंटल इंजरी से भी कई बार हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन के लक्षण, कई बार कैनुला जब आप नाड़ी के अंदर डालते हो, वेन के अंदर डालते हो, तो उसकी एक स्पीड होती है जाने की। अगर वो स्पीड धीरे हो गई है, इसका मतलब है वो अब खून के अंदर नहीं जा रहा है तरल पदार्थ, बोले तो कोशिकाओं में फैल रहा है, तो उसके अंदर कोशिकाओं में सूजन आ जाएगी। कैनुला के आसपास में त्वचा ठंडी हो सकती है क्योंकि वहां पानी भर गया है, और कई बार स्पीड धीरे हो सकती है आपकी आईवी की। ये अगर दिख रहा है तो इसका मतलब है कैनुला आउट हो चुकी है, वापिस कैनुला को निकाल के नई कैनुला को डालिए। इनफिल्ट्रेशन का मतलब है ऊतकों के अंदर जल का रिसाव हो जाना। यदि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या इन्फिल्ट्रेशन होता है तो आईवी को तुरंत रोक देना चाहिए और नई जगह से शुरू करना चाहिए, नहीं तो ऊतकों के अंदर वो पानी इकट्ठा होते होते सूजन को बढ़ा सकता है। नॉर्मल चीज है। वयस्कों के अंदर जेड टेक्निक का उपयोग करके आईएम इंजेक्शन को सबसे उपयुक्त जगह के अंदर देना चाहिए। जेड, सबसे पहले आपने डाला, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे ले गए, फिर अंदर ले गए। ये एक टेक्निक होती है जिससे बिल्कुल मसल्स के अंदर जो है वो चला जाता है किसी भी प्रकार का आईएम इंजेक्शन, उसको बोलते हैं जेट टेक्निक। जनरली ये जेट टेक्निक जो होती है वो पेट के अंदर पानी को निकालने के लिए काम में ली जाती है, जिसको अंदर हम पेरिटोनियल जो टैपिंग करते हैं उसके अंदर इस जेट टेक्निक का प्रयोग करते हैं। और जनरली जो है सबसे उपयुक्त मांसल प्रदेश बॉडी के अंदर है वो वेंट्रोग्लूटियल साइट होती है, जो मैंने बात की थी, नितंब प्रदेश। ये वयस्क के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो मांसल प्रदेश होता है। माइक माइक बंद करिए। इस मांसल सर प्रदेश के अंदर
इस मांसल प्रदेश के अंदर क्या करते हैं, इंजेक्शन को जो है वो आईएम के रूप में लगाया जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एंटीडोट्स, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, ये हजारों एग्जाम में आया, गोला मारो। हेपेरिन आवाज नहीं आ रही सर।